हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान या साइंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। और ये कक्षा 10 का है, कक्षा 10 का है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम, या इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल या लाइफ प्रोसेस। ये लेक्चर 4 है, यानी इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मानव स्वास्थ्य क्रिया क्या होती है या श्वसन क्रिया क्या होती है, कोशिका या रक्त क्या होते हैं, ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। इनका फिर मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट देखा था पिछले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि लसिका होती क्या है, पादपों में परिवहन कैसे होता है, और मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या उपस्थित अंग होते हैं, कैसे कौन कौन से, फिर वृक्क में निर्माण कैसे प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि वृक्क में जो मूत्र उत्सर्जन होता है वो कैसे निर्माण होता है उसको देखेंगे। फिर वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि क्या है इसको देखेंगे। फिर कृत्रिम वृक्क क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल वृक्क क्या है या किडनी क्या होती है इसको देखेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, इस सभी को देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में ये सभी टॉपिक देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड। हमारा पहला टॉपिक है लसिका। पहला टॉपिक क्या है, लसिका। लसिका एक ऊतक है। लसिका क्या है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है, यानी कि जो एक तरल, लसिका क्या होती है, लसिका एक तरल ऊतक होता है, यानी कि एक द्रवीय अवस्था में होता है लसिका, लेकिन यह क्या होता है, एक ऊतक होता है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है। यानी जो रुधिर में प्लाज्मा होता है 10 to 90% रुधिर में प्लाज्मा नहीं होता है ना, तो सेम उसी तरह होता है लसिका भी। और लेकिन इसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में प्रोटीन, थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। लसिका क्या करता है, वहन में सहायता करते हैं, यानी जो रुधिर का वहन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे शरीर में, या कलेक्ट होता है, उसी का प्रोसेस करता है, यानी उसमें सहायता करता है। और अगला टॉपिक है हमारा पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन, यानी पादपों में परिवहन कैसे होता है, रुधिर का परिवहन या पदार्थों का परिवहन, इनके बारे में देखेंगे। पादपों में परिवहन 2 प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम द्वारा। पादपों में परिवहन 2 प्रकार से होता है, 2 चीज़ से मिलके होता है, यानी 2 प्रकार से होता है, यानी 2 मीडियम होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि यानी 2 मीडियम से होता है, जैसे जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। यहाँ पे देखते हैं, इनमें अंतर देखते चलेंगे। यहाँ जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखते चलेंगे कि पादप तंत्र का एक अवयव है। पादप क्या है, तंत्र का एक अवयव। जाइलम मतलब क्या होता है, पादप तंत्र का एक अवयव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जाइलम क्या होता है, पादप तंत्र का एक अवयव होता है जो मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। क्या कहता है, पादप जो जाइलम होता है ये पादप का एक तंत्र होता है जो मृदा से खनिज लवण एवं जल का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। यानी कि जो फ्लोएम होता है वो क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा उत्पादित जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पदार्थ बनता है वो होता है, उत्पादित होते हैं प्रोडक्ट, उनको क्या कहते हैं, पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। फिर अगला पॉइंट है, जड़ व मृदा के मध्य आयन संतरण में अंतर के चलते जल मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर अगला पॉइंट है, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है, यानी कि पौधों को जो ये जाइलम और फ्लोएम द्वारा जो वहन होता है ये किस प्रकार से सहायता मिलती है ये देखेंगे। पहला पॉइंट है, जल के अवशोषण एवं जल की पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के उपमुक्त गति में सहायक होते हैं। यानी जाइलम जो फ्लोएम द्वारा ये होता है तो ये सभी होता है, यानी जल के अवशोषण में जल पत्तियों की तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के उपरमुखी गति में सहायक होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर ढकेलते हैं। जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं ये दोनों ढकेलते हैं। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं और जाइलम होते हैं ये दोनों पौधों के जो ताप टेम्परेचर होता है उनमें क्या नियामक कार्य करते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं ताप का। अगला टॉपिक है हमारा
पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, यानी कि पौधों में जो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है इसको देखेंगे। तो ये कई स्टेप में है। जैसे पहला स्टेप देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद होते हैं उनका वहन क्या स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनका वहन करना क्या कहलाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वहन ही है। तो ये एक स्थानांतरण प्रक्रिया होती है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होती है। यानी कि जाइलम ऊतक होता है, फ्लोएम ऊतक होता है। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फ्लोएम ऊतक द्वारा स्थानांतरण होता है जो उत्पादित होते हैं इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर सेकंड पॉइंट है स्थानांतरण पत्तियों में से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। यानी स्थानांतरण क्या होता है, पत्तियों से पौधों के शेष भाग यानी ऊपर के जो भाग होते हैं उनमें भी होता है और जो नीचे के भाग होते हैं उसमें भी होता है। फिर थर्ड पॉइंट है फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। यानी कि फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा का प्रयोग से होता है। फिर आगे है अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा के परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी कि जो सुक्रोज होता है फ्लोएम ऊतक में क्या करता है, एटीपी ऊर्जा से स्थानांतरण यानी परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अगला टॉपिक है हमारा मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है वो देखेंगे। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें उपापचयी क्रियाओं से द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन या इससे भी हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, ये सभी शरीर से बाहर कर दिया जाए तो उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के द्वारा यानी कि जो शरीर में उपापचयी क्रिया होती है उसके द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन इत्यादि आदि को शरीर से बाहर या निष्कासित हो जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट फिर है एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित करते हैं। यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जैसे हानिकारक पदार्थ उनमें उत्सर्जित होता है उनको क्या कहते हैं, शरीर के माध्यम से यानी शरीर की सतह से क्या कहते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग। मानव में क्या होते हैं कि मानव में जो उत्सर्जन करने के तंत्र होते हैं वो क्या क्या हैं वो देखेंगे। एक जोड़ा वृक्क होते हैं यानी कि 2 किडनी होती है। फिर सेकेंड पॉइंट है एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यानी 2 मूत्रवाहिनियाँ होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है एक मूत्राशय होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है एक मूत्र मार्ग होता है। यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया गया है। बाएं पृथक वाहिनी होती है, फिर बायां वृक्क होता है, फिर बाएं वृक्क का शिरा होती है, फिर महाधमनी होती है, फिर बाएं मूत्रवाहिनी होती है, फिर महाशिरा होता है, फिर मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग या शीर्षण होता है जिसके द्वारा मूत्र को बाहर किया जाता है। अगला पॉइंट है वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। फिर अगला पॉइंट है मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य यानी हानिकारक पदार्थ व्यर्थ जो होते हैं हानिकारक पदार्थों को बाहर छानकर करना होता है। जो वृत्त का कार्य होता है यही होता है। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य रुधिर में व्यर्थ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। फिर अगला टॉपिक है हमारा वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। यानी कि मूत्र जो वृक्क होता है यानी कि जिसमें किडनी में मूत्र कैसे निर्माण प्रक्रिया होती है यानी कैसे निर्माण होती है इस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई विक्राणु है। यानी कि जो वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, विक्राणु होती है। विक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। इसके विक्राणु के कई भाग हैं तो देखेंगे एक एक करके। कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोला जाता है। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। फिर सेकंड पॉइंट है बोमन संपुट। फिर थर्ड पॉइंट है नलिकाकार भाग। फिर फोर्थ पॉइंट है संग्राहक वाहिनी। फिर अगला टॉपिक है देखेंगे हम लोग वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। यानी कि किडनी में उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या होती है इसको देखेंगे। यहाँ पे फिगर देख लीजिए। पहले ये फिगर दिखाया गया है। फिर इसका पॉइंट वाइज चलते हैं कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप।
कोशिका गुच्छ निस्यंदन क्या करता है, जब वृक्क धमनी की शाखा विकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। यानी कि जो कोशिका गुच्छ निस्यंदन होता है, जब वृक्क में धमनी की कोशिका विकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है वर्णात्मक पुनः या अवशोषण बोल सकते हैं। विकाणु से जो जननाकार भाग होता है, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। फिर थर्ड पॉइंट है नलिका श्रावण। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दबाव द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा कृत्रिम वृक्क। आर्टिफिशियल वृक्क क्या होता है इसको देखेंगे, यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम किडनी क्या होती है इसको देखेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ देखते हैं कि आर्टिफिशियल वृक्क क्या होता है। इसी को क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। अपोहन यह एक युक्ति है, यानी कि जो आर्टिफिशियल किडनी होती है यह एक आर्टिफिशियल यानी कि ऐसी युक्ति होती है जो मानव द्वारा बनाई जाती है, और यह ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में बने हुए कृत्रिम यानी कि क्या नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं, छानकर बाहर करते हैं रुधिर से यानी रक्त से। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में ये नोट पॉइंट है, इसको नोट करके रखें कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है में प्रतिदिन 180 लीटर का आरंभिक निस्पंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र आयतन 1.2 लीटर होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। यानी कि जो 1.2 लीटर होता है इसी को छान कर उत्सर्जित बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। बाकी 180 लीटर से क्या होता है, 1.2 ही लीटर बाहर करता है। फिर अगला टॉपिक है हमारे पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है ये देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्यों होते हैं ये देख रहे हैं इस टॉपिक में। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, यानी कि जो अतिरिक्त जल होता है वाष्पोत्सर्जन जब हो जाता है तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रितिका में संचित रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। फिर अगला टॉपिक पॉइंट है पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना, फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।